नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री विंध्या थापर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताया है। विंध्या थापर ने कहा है कि मोदी सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए हैं वह पहले भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुए। उन्होंने आप विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकारों की मजबूर राजनीति के कारण देश की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है और यह कानून देश की सभी वर्गों की महिलाओं के लिए समान रूप से लाभकारी है। तैयार किया गया है, लेकिन इसमें महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा कोई ध्यान नहीं देती। क्या महिलाओं को संसद में अधिकार देना, भागीदारी देना क्या इवेंट मैनेजमेंट कहलाएगा? ये तो विपक्ष बहुत ही गलत बात कर रहे हैं और आधी आबादी का ये अपमान कर रहे हैं। सीधा सीधा अपमान है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया और आज जब बीजेपी सरकार कर रही है तो ये उनको दर्द हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल महिला विरोधी मानसिकता ही दर्शाता है। महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करें, बीजेपी लगभग 33% ऑलरेडी पार्लियामेंट चुनाव में दे रही है। इसके बावजूद भी लखनऊ में आखिर इस पर राजनीति लगातार बढ़ती चली जा रही है। भाजपा ने हमेशा महिलाओं को अब प्राथमिकता दी है संगठन में अपने, और उनकी सूची में महिलाओं का हमेशा प्रतिनिधित्व बढ़ता ही चला गया है। और आज हम यही कहेंगे कि जब ये कानून अपने ही जब लागू होना होगा, अपनी प्रक्रिया से लागू होगा, पर हमारा जो नैतिक समर्थन है और प्रयास है वो आज से ही शुरू है। अच्छा, बात करने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पंचायतों में अक्सर देखा गया है कि प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। खासकर बात करते हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि संसद में भी महिलाओं को सिर्फ रबर बैंड की तरह यूज किया जा रहा है या बनाकर रखा जाएगा? ये सोच तो बहुत ही गलत है, क्योंकि महिलाएं आज की जागरूक हैं, शिक्षित हैं, और ये बोलना कि भाई वो रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल नहीं। हर महिला अब जब सांसद में जाएगी तो वो अपना निर्णय अपने विवेक से निर्णय लेगी, नीतियों के पीछे नीतियां बनाने के लिए। और उसके लिए ये जो कानून है, यही जो आप बता रहे हैं, जो प्रधानपति के जिस हिसाब से, ये उसी को ही झुटलाएगा। क्योंकि अब महिला पीछे नहीं है, उसको हर एक तरह से आगे किया गया। वो उच्च सदन पे बैठेगी, नीतियां बनाएगी, उनका निर्माण करेगी, तो कहां से वो पीछे होंगे? क्या इस बिल के आने के बाद महिलाओं से जुड़े अपराधों और सुरक्षा के मुद्दों पर भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि जब नीति निर्माण में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और वो अपना ही नीतियों के कारण वो अपनी नीतियां बनाएंगी, तो जरूरी सी बात है कि उनके सुरक्षा और कानून ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा संवेदनशील होंगे और कठोर भी बने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि एक महिला के नेतृत्व में ही एक सुरक्षित समाज की नींव बनाई जाती है। अच्छा, बात करें तो आपने कहा कि विपक्ष राजनीतिक जमीन खिसका रही है। क्या आपको लगता है कि 2027 में चुनाव में महिला वोटर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि महिला वोटर शुरू से ही मोदी जी के साथ रहे हैं। उनकी जो अलग अलग योजनाएं हैं, नीतियां हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं ने हर एक महिला को किसी न किसी समय पे अपने जीवन में छुआ है। ये एक अधिनियम है जो है, वो एक मोहर है, जो मोहर लगेगा इसी अधिनियम के द्वारा। एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि
कि अगर भविष्य में विपक्ष इस कानून में संशोधन की मांग अगर करता है तो सरकार का क्या रुख होना चाहिए? सकारात्मक सुझावों के लिए सरकार हमेशा से ही तैयार है, पर लेकिन कोई संशोधन अगर भ्रम फैलाने के लिए या कुछ गलत नियत से बनाया जाएगा तो कोई भी महिला इसको देश की कोई भी महिला इसको स्वीकार नहीं करेगी। और हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण। पश्चिम बंगाल के नादिया से बड़ी राजनीति खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस बंगाल ने देश को पहचान दी, आज वही अपनी पहचान को संकट से जूझ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में राज्य में माफिया राज और भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिससे प्रदेश की छवि प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण के चुनाव में मतदाताओं के बीच बदलाव की भावना साफ दिखाई दी है और लोग बंगाल को उसकी पुरानी पहचान दिलाना चाहते हैं। सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार की बात करते हुए कहा है कि राज्य में विकास और सुशासन के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। करिए, एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप, जिसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने, हमें याद है बीजेपी कार्यकर्ता संजय भौमिक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं और मुझे यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, जब बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मतदान हो रहे थे, तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठवाले ने उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ब्लॉक स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और आगामी 26 नवंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी मायावती पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी सभी जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। रामदास अठवाले ने महिला आरक्षण के बिल पर भी समर्थन जताते हुए कहा है कि आने वाले समय में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सरकार और सख्त कदम उठाने होंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य समाज की सेवा होना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ कार्य करना। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना मित्र बताते हुए इस बिल का समर्थन
करने की अपील भी की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उस मैदान में कम से कम 1 लाख लोग जमा करने का हमारा प्रयत्न है और आने वाले 26 नवंबर को एक बड़ी रैली मतलब हमारी वहाँ होगी और इस रैली में रिपब्लिकन पार्टी का जो एजेंडा है, रिपब्लिकन पार्टी की जो डिमांड्स है, रिपब्लिकन पार्टी क्या करना चाहती है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, ये सब डाटा हम उस सभा में अनाउंस करेगी। तो इसी तरह और आने वाले जो लोकल बॉडी के चुनाव है ना, भी विधानसभा के बाद तो विधानसभा के बाद लोकल बॉडीज के चुनाव आने वाले हैं। लेकिन अगर हमारी रैली अगर सफल हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को आज ऐसा लगता है कि दलित वोट मायावती के साथ है, तो फिर आरपीआई को साथ में रहने का क्या फायदा है। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता में रही 206-7 सीट उन्होंने चुनकर आई थी, वो बहुजन समाज पार्टी की एक ही सीट आज विधानसभा में है। तो बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल है, लोकसभा में उनका एक भी मेंबर आज नहीं है। जिस बहुजन समाज पार्टी के 22 एमपी रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में एक्टिवली काम करना चाहती है। जिस तरह संजय सिन्हा जैसे भी जो कैस्ट कम्युनिटी के हैं वो भी हमारे पार्टी में आए हैं। पवन गुप्ता जी, ये अग्रवाल लगता है क्या, वो बढ़िया तो ये एक गुप्ता जी है, ये भी बढ़िया है। ये बढ़िया है लेकिन मैं बढ़िया नहीं हूँ। तो बढ़िया हो, कायस्थ हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो, ब्राह्मीण हो या मतलब यादव हो, सभी पार्टी के लोगों को, सभी जाति के लोगों को लेकर हमारी पार्टी आगे चलने वाली है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी समाजवाद भूल चुके हैं। अगर आज मुलायम सिंह यादव जी होते थे तो अखिलेश यादव जी को महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए बोलते थे। लेकिन आज मुलायम सिंह जी आज नहीं हमारे बीच में, लेकिन मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा आदर्श हमारे लिए रहा है। और मुलायम सिंह जी जब लोकसभा में थे तब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट के विकास के प्रोग्राम के लिए उन्होंने उनका अभिनंदन किया था। मतलब ठीक बात है, पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अच्छे काम का समर्थन करना ये लोकतंत्र में हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह अभी जो महिला आरक्षण बिल आया था, तो मतलब ये लोगों ने जानबूझकर इस बिल को फेल करने का काम किया है। महिलाओं के खिलाफ इन्होंने निर्णय दे दिया है। जरूर इन्होंने 2023 में जब बिल महिला आरक्षण का आया था तब उसका समर्थन करने का निर्णय लोगों ने लिया था। लेकिन अभी बिल इसलिए लाया गया था कि 29 में आरक्षण लागू करना था महिलाओं के लिए, और सरकार का प्रस्ताव ऐसा था कि भाई 273 सीटें को बढ़ाकर तो 543 सीटें लोकसभा में है, तो लोकसभा में 816 या 850 सीटें बनाने का ये डील लिमिटेशन का बिल था। तो डील लिमिटेशन इनको क्या था, तकलीफ थी, मतलब महिलाओं के लिए 273 सीटें बढ़ा रही थी। हर राज्य की विधानसभा की सीट भी 33% बढ़ने वाली थी, और साउथ और नॉर्थ का झगड़ा न लगाकर उन्होंने साउथ वालों का सपोर्ट ले लिया और इस बिल को फेल करने का काम किया है। जिस तरह नॉर्थ की सीटें बढ़ने वाली थी, बंगाल में तो ये हो रहा है कि भाई 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते आते मतलब उनको मतलब मिला नहीं था। 2016 में बीजेपी के 3 एमएलए थे, लेकिन 2021 में बीजेपी के 77 एमएलए चुनकर आए। अलीगढ़ से बड़ी खबर। आरटीओ विभाग के अधिकांश कार्यालयों में इन दिनों तले लटके हुए हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल विभाग के करीब 18 कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगा दी गई है। इसी वजह से आरटीओ के कई दफ्तर बंद पड़े हैं और दूर दराज से काम कराने आए लोग निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
स्थिति यह है कि इमरजेंसी सेवाओं में जुड़े कर्मचारियों को भी जनगणना में लगा दिया गया है, जबकि अधिकारियों को छोड़कर लगभग सभी स्टाफ इन कार्यों में व्यस्त है। दीपक कुमार शाह ने बताया है कि इन कमिश्नर से मुलाकात कर कर्मचारियों की ड्यूटी हटाने की अपील करेंगे ताकि आम जनता को राहत मिल सके। वही दफ्तर बंद रहने के कारण 10,000 से ज़्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन लंबित हो गए हैं और पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित आरटीओ कार्यालय से जुड़ा है। आपको कहाँ पे आए हो, क्या परेशानी आपको? धर्मेंद्र सिंह पुंडी नाम है सर मेरा। हम लोग आरटीओ ऑफिस अलीगढ़ आए हुए हैं अपनी गाड़ी को छुड़ाने। गाड़ी ओवरलोडिंग में बंद है और यहाँ ना कोई बताने वाला है ना कोई पूछने वाला है। किसी से पूछते हैं कहते हैं कि आज हड़ताल है, कोई कहता है कि लोगों की बाहर ड्यूटी लगी हुई है, मगर हम 10 बजे का आए हुए हैं, अभी तक कोई ये बताने को तैयार नहीं है कोई काम किसी का कब होगा कब नहीं होगा। कितने घंटे से लगे हैं? करीब हो गए हमें 2 घंटे हो गए सर। परेशानी झेलनी पड़ रही है? हाँ परेशानी है सर, ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है ना कोई व्यवस्था है, ना ही कोई बताने वाला है। दफ्तरों में ताले पड़े हुए हैं। किस काम से आए थे आप? गाड़ी छुड़ाने के लिए आए थे सर। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सर शैलेंद्र सिंह है, मैं आगरा से आया हूँ। ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मथुरा में रहते हैं। उन्होंने नई बाइक ली है, उनकी फाइल जमा करने के लिए मैं आया हूँ। हम वेटिंग हियर फ्रॉम 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया है यहाँ पे। मैं आरटीओ साहब के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ हूँ उनसे मिलने के लिए, परेशानी बताने के लिए। वो भी कहीं मीटिंग में बिजी हैं। अब कितना टाइम हो रहा होगा? लगभग हो गया होगा सर 11 o'clock। 11 बजे? हाँ नहीं सर, ताले पड़े हुए हैं, सब जगह ताले पड़े हुए हैं। कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है ये बताने के लिए कि कोई काम होगा नहीं होगा कब होगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। 10 बजे से मैं सर 9:30 से, इनफैक्ट मैं सुबह 7 बजे का घर से निकला हूँ। मैं 9:30 बजे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। यहाँ कोई नहीं है सर। वो भी खाली है सर, बता रहे हैं मीटिंग में, कहीं मीटिंग चल रही है उनकी। वेट कर रहा हूँ तब से सर। जनगणना में लगी है 18 एम्प्लॉइज की ड्यूटी जनगणना में लगी हुई है और स्टाफ था आपका यहाँ मौजूद इस समय सारे। सीतापुर से बड़ी खबर। होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 41,424 पदों के लिए यहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। और सीतापुर जनपद में भी परीक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। यहां 7 परीक्षा केंद्र पर 3 दिन तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों में निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में कराई जा रही है। कोलकाता से बड़ी राजनीतिक खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नंदीग्राम व भवानीपुर में बसपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की राजनीति और सत्ताधारी पर दल तीखे बयान दिए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मंत्री फिरहाद हकीम जिन क्षेत्र में मजबूत माने जाते थे, वह सभी इस बार उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल की तुष्टीकरण की राजनीति समाज को बांट रही है। वही ईडी छापेमारी और राशन घोटाले को लेकर उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने और पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मालिक को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के बसपा में शामिल होने पर कहा कि जो लोग राष्ट्रहित को समझते हैं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के विकास और मजबूती के लिए मोदी नेतृत्व ही निर्णायक है। दोनों का जो अगल बगल में वार्ड एरिया है, एक साथ हम लोग दोनों कैंपेनिंग किया आज। इस एरिया में यहाँ फिरहाद हकीम, यहाँ ममता बनर्जी ज़्यादा लीड लेता है पिछले कोई चुनाव में। अभी लीड मिलने वाला नहीं है। मुस्लिम बहुल एरिया है, गुलाम भाई है, रियाज भाई है, बाबलू, ये सब लोग, फाकत खान भी है। इतना देखिए तो नौजवान लड़का सब राष्ट्रवादी है। ये लोग निकल के आया है।
इस बार सुपड़ा साहब होने वाला है, जनता तैयार हो। लगातार बीजेपी के समर्थन में इतना हुजूम उमड़ा है और लगातार कहा जाता है कि धर्म के लेकर। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वह 2006 से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी रही और कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और आवाज़ उठाने पर उन्हें दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें संसद में बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव है। मालीवाल ने पंजाब सरकार को लेकर भी सवाल उठाए और कहा है कि वह की व्यवस्था पर बाहरी नियंत्रण है और कई गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि वे देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी विचारधारा और विश्वास के आधार पर भाजपा में शामिल हुई है। ज्वाइन कर लिया है और आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया, और साथ ही क्या वजह क्या रही इस बड़े कदम के पीछे? मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, FIR दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहाँ तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे होमबिल TV भारत।